हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक आपने थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट सारा का सारा पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में मैंने किस तरीके से आपको मैग्नेटिक सर्किट के सारे डेरिवेशन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 मिनट के अंदर एक फॉर्मूले को पकड़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फॉर्मूले आपको आपकी फिंगर टिप पे याद रहेंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं है। आप जब मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं याद रख रहा हूं फॉर्मूले को। मैंने भी रटा नहीं है, मैं भी एक फॉर्मूला पकड़ता हूं, उससे सारे के सारे फटाफट क्या कर देता हूं, लिखते जाता हूं। ठीक है, आपको भी यही करना है। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर साल चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे स्टेट जेईई हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, हर जगह पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर मैं आपको मिक्स अप्रोच बताऊंगा कि कुछ थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि एसएससी जेईई कोई स्टूडेंट दे रहा हो तो उसको भी हेल्प हो जाए, है ना। और आरआरबी जेईई में तो प्योरली थ्योरेटिकल आएगा, बट स्टेट जेईई में कोई ऐसा होगा जहां पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन करना रहेगा, तो हो सकता है वहां कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा पूछ ले। तो सारा का सारा मैं आपको सारा कवरेज यहां पे देने वाला हूं। तो बहुत बढ़िया से हम 50-60 क्वेश्चन बढ़िया से यहां करेंगे, फिर अगले सेगमेंट पे हम लोग स्विच करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, किसकी टेस्ला यूनिट? टेस्ला यूनिट बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बट हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के ऑनर में, निकोला टेस्ला के ऑनर में इसका यूनिट क्या रखा? टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, बड़ा इजी हो गया ना। पहले लेक्चर में ही मैंने आपको सारा का सारा क्लासिफाई करा दिया कि H क्या है, B क्या है, फाई क्या है, तो बहुत आसान रहेगा दिमाग में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो D इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज, फटाफट यूनिट याद करो। रिलक्टेंस की सर यूनिट याद नहीं आ रही सर। फ्लक्स की याद आ जाती है, बी की याद आ जाती है, एच की भी आ जाती है, बट रिलक्टेंस की याद नहीं आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रही है तो थोड़ा सा बना लेंगे हम लोग। तो देखो रिलक्टेंस को बोलते क्या है? रिलक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस, अगर ये भी फॉर्मूला याद नहीं आए तो आप इसको याद रखो। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट, ये तो पता है ना, ये तो पता है। अब देखो रेजिस्टेंस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय करंट। तो यहां पे एनालोगस, ईएमएफ का एनालोगस कौन होता है? एमएमएफ होता है। करंट का एनालोगस कौन होता है? फ्लक्स होता है। एमएमएफ को हम लिखते हैं एन इंटू आई और फाई, है ना। एमएमएफ एन इंटू आई। अच्छा, एन इंटू ये क्या? एम्पेयर टर्न पर वेबर, एम्पेयर टर्न पर वेबर। ये क्या हो गया? रिलक्टेंस की यूनिट हो गई। क्या हो गई रिलक्टेंस की यूनिट? एम्पेयर टर्न पर वेबर। आपको कहीं नजर आ रही है क्या? एम्पेयर टर्न्स पर वेबर याद आ रही है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या आ गया? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, नहीं तो पता चले रटने लग जाओ एम्पेयर टर्न्स पर वेबर रिलक्टेंस की यूनिट होती है, वो आपको एग्जाम में भूलने के चांस ज्यादा रहे क्योंकि प्रेशर डालेगा आपके दिमाग पे। आपको बिल्कुल, आपने क्या किया है, मैं शुरुआत से एक चीज बोलते आया हूं कि हमने एक बीच का रास्ता निकाला है जहां पे इस दिमाग को उतना ही लोड दो जितने रिक्वायरमेंट है, और लॉजिकली चीज याद रख के जाएंगे तो एग्जाम आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलो बेहतरीन तरीके से आ गया। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3। परमियंस इज द एनालॉगस टू। अब देखिए ये नई टर्म है परमियंस, पहली बार सुनेंगे परमियंस। अब मैं आपको आज से एक बताता हूं कि जैसे हमने रेजिस्टेंस का देखा था ना, कि रेजिस्टेंस को अगर हम लोग 1/R कर देते थे तो क्या बन जाता था? कंडक्टेंस बन जाता था। क्या बन जाता था? कंडक्टेंस। सिमिलरली अगर मैं यहां पे रिलक्टेंस को 1/रिलक्टेंस कर दूं तो इसको ही क्या बोलते हैं? परमियंस बोलते हैं। परमियंस। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? परमियंस बोलेंगे। तो आज से एक चीज और ध्यान रखना कि परमियंस इक्वल टू 1/रिलक्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस में कंडक्टेंस होता है वैसे ही परमियंस, कंडक्टेंस परमियंस, है ना, बाद वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का था, यहां पे रिलक्टेंस का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय, है ना, याद रखना 20% से इंक्रीज कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 20%, एरिया को 20% डिक्रीज कर दिया है, 20% से डिक्रीज किया है ना। बाई और टू में बहुत अंतर है ना, मैं कई पिछले लेक्चर्स में भी आपको 1-2 जगह बताया हूं। देन द रिलक्टेंस इज, रिलक्टेंस क्या होगा, है ना। तो एक मैग्नेट का, अगर एक बार मैग्नेट का एरिया या फिर लेंथ में, है ना, लेंथ या एरिया में चेंज कर दें कुछ परसेंटेज से, तो उसके रिलक्टेंस में क्या अंतर पड़ेगा। तो आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि रिलक्टेंस को याद रखने का तरीका एक और है। रेजिस्टेंस को कैसे याद रखते हैं? रो L/E है,
वैसे ही रिलक्टेंस को हम कैसे याद रखते हैं, रिलक्टेंस इक्वल टू रो की जगह 1/μ कर दो इंटू L/A कर दो, L/A लेंथ अपॉन एरिया। और चूंकि कोर होता है, सी किसके लिए होता है, कोर का, कोर है ना, C फॉर कोर, तो इस वजह से कोर कर दिया हम लोगों ने। अदर बात तो वही है, लेंथ और एरिया की बात है। मीन लेंथ बोलते हैं, मीन एरिया बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको डिटेल वर्जन में बताऊं, किसको एरिया बोलते हैं, किसको लेंथ बोलते हैं। चलो, तो अब रिलक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ अपॉन एरिया के किस पे, डिवीजन पे कर रहा है। अब हमें यहां पता है कि देखो, अब एक चीज और बताता हूं यहां से बड़ी मजेदार तरीके से। सपोज करो पहले से कोई लेंथ होगा LC1, पहले से कोई लेंथ है LC1। अब क्या हुआ, अगर आप LC2 लेंथ को इंक्रीज करते हो 20% से, 20% से इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब है कि 1.2 टाइम्स ऑफ LC1 है ना, ये 0.2। जब भी 20% होगा तो 0.2 लगाना, एक से ज्यादा, एक को थोड़ी देर के लिए 100 मानो, एक को क्या मानो 100 मानो, और 2 को क्या मानो 20 मान लो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो। तो हमने क्या किया, 20% इंक्रीज करने का मतलब भी क्या होता है, 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस लेंथ। तो प्रीवियस लेंथ कुछ रही होगी LC1, हमें नहीं पता, कुछ भी रही होगी, हमें 20% से इंक्रीज करने का बोला, इसका मतलब 1.2 कर देंगे, 1.2 कर देंगे। अच्छा, अगर 30 बोला होता तो 1.3 कर देते, अच्छा 25 बोला होता तो 1.25 कर देते। मतलब ये मान के चलिए कि 1 क्या है, एक तरीके का 100% है। 100 एक नंबर है, वहां से इंक्रीज हुआ है तो उधर जाएगा, है ना, इंक्रीज होगा तो 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 जितना परसेंटेज में होते जाएगा। और अगर डिक्रीज होगा तो 1 से नीचे होगा। कितने से डिक्रीज हो रहा है एरिया, तो शुरुआत में मान लेते हैं कि एरिया AC1 रहा होगा, एरिया अब डिक्रीज होके 20% से डिक्रीज होके कितना हुआ है, तो डिक्रीज बोला, इंक्रीज इधर, डिक्रीज 100 से कम, 100 से कम मतलब कि अगर मैं 100 में से 20 माइनस कर दूं तो कितना बचा 80, तो ये हो गया 0.8 AC1, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, 20% नहीं होता, 25% होता, डिक्रीज्ड बोला, डिक्रीज का मतलब है 100 से कम, 100 से कम डिक्रीज बोला होता, 25 डिक्रीज बोला होता तो हम क्या बोलते हैं, अब जो नया एरिया होगा वो कितना हो, 0.75 टाइम्स, 7, क्योंकि 25 कम हो गया ना। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज की कहानी आपको बहुत जगह पे काम आएगी, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे आप। तो क्वेश्चन में क्या बचा, आप देखो क्वेश्चन में बचा है कि यहां से हम देखें तो ये रिलक्टेंस हमारा, रिलक्टेंस 2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा LC2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 डिवाइडेड बाय LC1 डिवाइडेड बाय एरिया 1। तो यहाँ पे रिलक्टेंस देखिएगा, बहुत अच्छे से कर देते, LC2 डिवाइडेड बाय AC2 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC1 ऊपर पहुंच जाएगा, LC1 नीचे आ जाएगा। अब देखो LC2 कितना है, 1.2 टाइम्स ऑफ LC1, एरिया AC1 तो AC1 एज इट इज डिवाइडेड बाय AC2 कितना है 0.8 AC1, ठीक है, AC1 इंटू LC1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, सिंपली 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका LC2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 1 पॉइंट, ये कितना हो गया 1.5। तो RC2 डिवाइडेड बाय RC1 ये हो गया 1.5, ठीक है। अब ये उधर चले जाएगा तो ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा RC2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ RC1। मतलब जो पहले रिलक्टेंस था उसका 1.5, जो RC2 कितना है 1.5, मतलब 5 क्या शो कर रहा है 50% से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज्ड बाय 50%, तो इंक्रीज बाय 50%, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से 2-3 चीजें बहुत स्टूडेंट को हो सकता पता होगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट को ये इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय वाला कॉन्सेप्ट कई बार नहीं पता होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के हमने फ्रेम में जरूर देखा, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कई सारी जगह पे काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, मजेदार तरीके से किया। ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, आरआरबी जेईई में इतनी कैलकुलेशन एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी, बट हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन दे दे। बट हाँ, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 का, और एसएससी जेईई में कई बार इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन यहां से भर भर के दिए जाएंगे,
ठीक है, इस लेवल का कैलकुलेशन आएगा ही आएगा। ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए इतना करा, अदरवाइज शॉर्टकट में फटाफट भी हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। The EMF induced in a coil is given by E equal to minus N d phi by dt, where is the EMF induced, N is the number of turns and d phi is the instantaneous flux linkage with the coil in time dt. The negative sign in the expression is due to, किसकी वजह से आता है नेगेटिव? ये आता है लेंज भाई साहब की वजह से, और इनका नाम भी दे दिया इमिल लेंज। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। था क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा, बट उसका आंसर बिल्कुल, मतलब हमने आंसर जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ा उससे आधे टाइम में आंसर कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, अदरवाइज अगर खाली रीड ही कर लिया आपने प्रॉपर तरीके से तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट एस, दे रखा है 100 × 10⁻⁶ वेबर। ठीक है, वेबर मतलब फ्लक्स। द एंड ऑफ दिस मैग्नेट इज विथड्रॉ थ्रू अ 100 टर्न्स कॉइल इन 1/20 सेकेंड्स, द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज। तो इंड्यूस ईएमएफ सिंपल आपसे पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है N d phi by dt। माइनस साइन का मतलब समझ गए ना, हर जगह लगाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, वो अपोजिशन का सिंबल है। ठीक है, तो यहां पर 100 टर्न्स कितना है, ये 1000 टर्न्स। चेंज इन फ्लक्स आपको दे रखा कितना परमानेंट मैग्नेट में हो रहा है, एंड ऑफ द मतलब कुल मिला के आपको फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स ऑलरेडी दे रखा है कितना 100 × 10⁻⁶। ठीक है, और टाइम कितना है 1/20 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। तो आप देखो यहां से कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी। ये हो गया 10⁻⁶, -6 को कैंसिल करना है तो 1 2 3 4 5 तो मिल गए। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 1 10⁻⁻। अब ये 20 ऊपर चले जाएगा, 20 ऊपर गया, 10⁻⁻1 पहले से था तो 1 0 से ये भी बैलेंस हो गया, कितना हुआ 2 वोल्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो इंड्यूस ईएमएफ का N d phi by dt के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। कई बार आपको सिर्फ फ्लक्स ढूंढना है और टाइम ढूंढना है और नंबर ऑफ टर्न्स में मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सही करना है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन अ इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम maximum value to minimum value in 5 millisecond when connected to an AC source, the frequency of the source is। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है, ये भी खुद एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी साल में पूछा गया होगा, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार हर 2-3 साल में रिपीट होता है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता देता हूं। देखिए साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, तो इनका कहना है कि यहां पे आपको पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। कितना होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा साइनोसॉइडल का, टाइम पीरियड यहां से लगा के यहां तक का ये रहा टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड। अब यहां पर जो वैल्यू दे रखी है मिनिमम मिली सेकेंड, मतलब ये भी एक टाइम दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है टाइम दे रखा है। ये कहां से कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है थोड़ी देर के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू 0, माइनस में कहीं एज्यूम नहीं कर लेना, कई सारे स्टूडेंट माइनस में एज्यूम कर लेते, माइनस में नहीं, 0 पे आपको रखना है। ठीक है, 0 पे रखना है। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 0.5 मिली सेकेंड। कितना है 5 मिली सेकेंड। इतना टाइम कितना है 5 मिली सेकेंड। तो आपको पता है कि यहां पर आप देखिए ध्यान से कि टोटल टाइम पीरियड में ये -5 है, तो ये सॉरी -5 निकल रहा है मेरे मुंह से, 5 सेकेंड, 5 मिली सेकेंड सॉरी, है ना 5 मिली सेकेंड। तो इतना 5 मिली सेकेंड है तो ये भी 5 मिली सेकेंड होगा, और इसमें ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसमें दे रखा है कि पूरे साइकिल में 1/4 हिस्से का टाइम आपको दे रखा है, 1/4 हिस्से का टाइम आपको दे रखा है, वो कितना है 5 मिली सेकेंड है। ठीक है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड जो हो जाएगा 5 × 4 हो गया, तो 5 × 20 20 मिली सेकेंड हो गया, 20 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/20 × 10⁻³ तो ये हो गया 1000 ऊपर पहुंच गया, 20 नीचे हुआ, तो 2 पंजे ये हो गया 50 हर्ट्ज इज दी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 हर्ट्ज हो गया। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलेंगे, आप देख के ही बोल दोगे, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, फटाफट कर दोगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, मिली वगैरह का भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कैलकुलेशन कुछ और आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द बायो-सवार्ट्स लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका जनरल मॉडिफिकेशन है? तो हमने लेक्चर में कैसे बायो-सवार्ट एंड एम्पेयर-सर्कुटल लॉ साथ में पढ़े थे, दोनों थोड़े थोड़े से रिलेट करते थे। तो देखो यहाँ ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो। फैराडे और लेंज तो बिल्कुल ही सेपरेट है, किरचॉफ्स लॉ तो बिल्कुल ही सेपरेट है, तो बचा कौन है? एम्पेयर-सर्कुटल लॉ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आप कॉमन सेंस भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेस्ला इज सेम एज, टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला होती है इसकी यूनिट होती है। और इसको और क्या देखते हैं हम लोग? इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब कहाँ है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आपको आते हैं। ठीक है, बस यूनिट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? वहां पे रेजिस्टेंस होती थी। मैग्नेटिक सर्किट में वही चीज क्या होती है? रिलक्टेंस होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। रिलक्टेंस क्या होता है? अपोज करता है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसको अपोज करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को। चलो नेक्स्ट देखें। कास्ट स्टील इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज एन एयर गैप लेंथ ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। एयर गैप लेंथ की बात हो रही है ना। देखो सपोज करो ये आपकी, मैं बोल सकता हूं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा कोर मटेरियल और ये एयर, यहाँ पे क्या है? एयर। तो ये जो एयर है ये है 0.3, इसकी जो लेंथ है 0.3 सेंटीमीटर की लेंथ है एयर की। आपको पूछा है फाइंड द एम्पेयर टर्न्स फॉर द एयर गैप टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी। इतनी फ्लक्स डेंसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने एम्पेयर टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी? दैट मीन्स कि ये आपकी लेंथ है और आपका जो बी है एयर गैप का वो कितना? एजी फॉर एयर गैप, एयर गैप ये है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी दे रखा है आपको। और पूछा है आपसे एम्पेयर टर्न्स पूछा है, तो आप फॉर्मूला देखते हैं एम्पेयर टर्न्स का, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। तो आप देखो यहाँ पे एम्पेयर टर्न्स, एच को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पेयर टर्न्स पर मीटर बोलते हैं। आपको पूछा है सिंपली एम्पेयर टर्न्स पूछा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि एच और बी, अच्छा बी दे रखा है हमें, तो बी और इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो हम यहां से एक चीज और देख सकते हैं, यहां से और बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू एच। ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, म्यू एच का फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पे बी है और म्यू क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बट एयर की बात हो रही है तो रिलेटिव तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एच को क्या बोलते हैं? एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। मतलब यहाँ मीटर की जगह में क्या, एच को मैंने क्या किया? एम्पेयर टर्न्स पर मीटर लिखा। मीटर मतलब लेंथ, तो एलसी लेंथ लिख दिया। तो एम्पेयर टर्न्स क्या आ रहा है? एम्पेयर टर्न्स आ रहा है बी इंटू एलसी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू आर क्या हो गया? 1 हो गया। बस इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना और आंसर लेके आना। बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 0.7, एल कितना हो गया? 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो गया आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, -7। बस आपको सॉल्व कर देना है। अब यहां पे सर दिक्कत यहीं पे है कि सॉल्व कैसे करें, कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो कैसे कट करेंगे हम लोग। 2 से पहले तो 7 को कैंसिल कर दें, तो बचा कितना? -5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बचा? 21, 7 21 और 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, -5 को ऊपर ले जाते हैं तो +5 बन जाएगा। तो 0.21 इन 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, अब इसमें आपका क्या हो गया देखना, 2 उधार ले लेते हैं, 10 टू द पावर 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5 में से 2 चले गया तो बचा कितना? 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। कैसा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं? हमें पता है पाई को 3.14 बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको 3 मान ले, 3 मान ले, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एलिमिनेट करना है, एग्जैक्ट आंसर तो लाने की जरूरत है नहीं, हम अंदाजा लगा लेंगे। तो 3 7 21, 7 टाइम्स कट कर दिया हमने, 3 7 21, इसको 3 मान लिया पाई को, और इसको कंजा 3 7 21 कर दिया हमने। अब 4 को अगर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा देखना, 4 एकम 4, कितना बचा? 5 6 7, 3 बचा, 4 7 28। ठीक है, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। तो इस तरीके से तो 1.75 समथिंग कुछ आ गया, 1.75 समथिंग कुछ आ गया। और यहां पर दे रखा है 10 टू द पावर 3। अब इसको 10 टू द पावर 3 जब जाएगा यहां से, है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 17
1 2 तो हो जाएगा 5 0, 1750 के आसपास कुछ होना चाहिए। तो 1750 के आसपास, क्योंकि हमने 3.14 को 3 ले लिया था, मतलब हमने वैल्यू कम ले ली थी डिवीजन में, तो ये ओवरऑल 7 नहीं, 7 से कम आना चाहिए। 7 से कम मतलब 1750 से कम होना चाहिए, इससे तो ऊपर हो ही नहीं सकता। तो 1750 के आसपास देखो आप वैल्यू, तो 2100 तो बहुत ऊपर चली गई, 1447 तो बहुत नीचे आ गई, 1671 ये लगभग आसपास वैल्यू आ रही, बाकी ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप एक्चुअल करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये क्यों हमारा 1750 क्यों आया, क्योंकि हमने पाई को 3.14 की जगह 3 मान लिया था फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि हमें एग्जाम में कैसा है ये मैटर नहीं करता, हमारा आंसर आना चाहिए जल्दी से, वो हमने लगा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस ईएमएफ सेट्स अप अ करंट इन विच डायरेक्शन। तो कहां पे कौन सा डायरेक्शन, लेंज लॉ में अपोजिशन के ध्यान रखना, तो डायरेक्शन अपोजिट टू द कॉस्ट प्रोडक्शन हीट, तो सी इज द करेक्ट आंसर है ना, बाकी पढ़ लेना ऑप्शन फटाफट। नेक्स्ट देखें, द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ 100 टन्स कॉइल इज T3 minus 2T milliweber where T is the 10 second. Find the magnitude of induced EMF at T equal to 2 second. तो आपको दे रखा है यहाँ पे, सो आपको निकालना है E equal to N d phi by dt। क्या निकालना है, N d phi by dt निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फ्लक्स दे रखा है आपको, वो दे रखा है 100 टन्स, तो आपको टन्स तो दे दिया है, फ्लक्स जो दे रखा है वो किसी एक इक्वेशन में दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि आपको दे रखा है फ्लक्स, क्या दे रखा है आपको, टी क्यूब माइनस 2t। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी फाई बाई डी टी कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2 है ना, डिफरेंशिएशन तो आपको आप पता ही है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड रखना है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग टाइम रख देते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 हो गया। और नंबर ऑफ टन्स कितना है, 100 है, तो नंबर ऑफ टन्स 100 है, और ये डी फाई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या वैल्यू आई है, 10 आई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बट अगर 1000 देखेंगे तो हमें तो कहीं भी नजर ना आ रहा है 1000, और गलती से अगर किसी ऑप्शन में 1000 होता तो आप टिक कर देते और आगे बढ़ जाते, और घर पे आके देखते तो आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादातर केसेस में जो फ्लक्स होगा वो मिली वेबर में गिवन होता है ना, ज्यादातर केसों में, हमेशा वेबर में भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स का आपको खासा ध्यान रखना। देखिए मैग्नेटिक सर्क्यूट आपको कुछ कॉन्सेप्ट कम आएंगे चलेंगे, अगर आपको यूनिट्स का नॉलेज है, सभी क्वांटिटी का यूनिट का नॉलेज है, तो आप यूनिट को बैलेंस करके ही चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 हुआ होगा, तो ये पूरे में 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 यहां भी रहा होगा, तो माइनस 3 1 2 3 बैलेंस हो जाएगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये यहां पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पे इंड्यूस ईएमएफ आपको फ्लक्स का जो कोई भी टी के फॉर्म में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको फ्लक्स का एक इक्वेशन गिवन हो सकता है, उसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको यहां पे पुट करना रहेगा। ठीक है, इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग फ्रॉम अ मैग्नेट। ये डे 1 में बताया था मैंने, मैग्नेट से निकलने वाली लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर बस वही है, इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, इंटरसेक्ट विद इन द मैग्नेट, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर विथ 100,000 टन्स ऑफ वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज। अब देखो सोलेनॉइड के ऊपर हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस करे हैं ऑलरेडी, कहां पे, इंडक्टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको अगर मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज नहीं भी है तो आप वो इंडक्टेंस वाले टॉपिक से जो सोलेनॉइड आपने पढ़ा था वहां से भी ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा क्या है, एनर्जी पूछा है, एनर्जी पूछा है, और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, मीन्स करंट आपको गिवन है 10, करंट क्या है 10 का स्क्वायर गिवन है, सिर्फ आपको इंडक्टेंस फाइंड करना है। और आपने देखा इंडक्टेंस क्या था, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड आपको मैंने बताया था म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, क्या था, ठीक है, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला था हमारा
कहाँ पे? सोलेनोइड के लिए। बस सारी वैल्यू आपको पता है। सोलेनोइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह होता है, ये कुछ इस तरीके से हम सोलेनोइड को बना लेंगे। सोलेनोइड को कुछ इस तरीके से बना लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर देखा, रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, आधा कर लेना। आपको लेंथ गिवन है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये कैसे रिलेट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट के फॉर्मूले से। एक तो ये फॉर्मूला गिवन है, आप यहां से कर सकते हो, सारा वैल्यू पुट करना है, आंसर लेके आना है। मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं आपको यहां से एक दो रिलेशन एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपने देखो एक चीज पढ़ी होगी, इंडक्टेंस कैसे पढ़ा था? आपने इंडक्टेंस पढ़ा था L इक्वल टू N∅ बाई आई, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट, याद है? वेरी फर्स्ट क्लास, मतलब इन इंडक्टेंस चैप्टर मैंने बताया था इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला N∅ बाई आई। हाँ सर पता है। आपको मैंने एक दो चीजें और बताई थी। क्या बताई थी? कि यहां पे रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में जब आते हैं तो यहां पर हमने पढ़ा कि एन आई है ना, एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ये भी पढ़ा हम लोगों ने, ये भी पढ़ा। तो अब देखो यहां पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो ये फ्लक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एन आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस लिख सकता हूं। और ये फ्लक्स की जगह पे, इस फ्लक्स की जगह पे अगर मैं एन डिवाइडेड बाय आई साइड में कर दूं और इस फ्लक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? एन आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो इसका मतलब है कि यहां से एक फॉर्मूला और मिल गया, आई से आई कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। मीन्स कि आप अगर चाहें तो आपको अगर यहां पे सोलेनोइड की इंफॉर्मेशन नहीं होती, रिलक्टेंस की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होती, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर करते, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस रखते, आपको इंडक्टेंस मिलता है, इंडक्टेंस को यहां रखते, एनर्जी मिल जाता। तो एक फॉर्मूला और आपको आज से पता चल गया कि इंडक्टेंस अगर निकालना है तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो क्या सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है क्या? भाई सेम तो आना चाहिए, क्योंकि यहां से जो आंसर आएगा यहां से आंसर आएगा, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो चलो फॉर्मूले को भी सेम करके देख ले क्या? बिल्कुल देख लेते हैं। तो हमने देखा रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? रिलक्टेंस इक्वल टू 1/μ इंटू LC डिवाइडेड बाय AC। पढ़ा है ना? रो एल बाई ए जैसे रिलक्टेंस का, बिल्कुल पढ़ा है। बस इसको यहां पे पुट करके देखो, यहां पे पुट करके अगर देखें एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/μ इंटू LC डिवाइडेड बाय AC, तो म्यू और AC तो ऊपर चले जाएगा, तो म्यू एन स्क्वायर AC ऊपर चले गया डिवाइडेड बाय LC। देखो सेम फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला आ गया। अब आप बोलोगे सर सेम कहाँ आया? इधर ए था इधर AC था। अरे बात वही है, कोर की बात कर रहे हैं तो AC लगा दिया, अदरवाइज तो है तो एरिया ही ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो है। बस बात हो गई सिंपल। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां से आपको मैंने बिल्कुल घुमा फिरा के इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। हर फॉर्मूले को रटने मत बैठना, 2 मिनट लगेगा आपको। काम की चीज बजू जो 5 फॉर्मूले बता वो ध्यान होना चाहिए, बाकी सारी चीज आप डिराइव कर सकते हो, सारी की सारी। चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी से कर लेते हैं, इससे कर ले, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो आप, है ना। तो ये हो गया म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे म्यू कितना हो गया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टन्स। नंबर ऑफ टन्स कितना है? नंबर ऑफ टन्स है 1000, तो 1000 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, बट इतनी ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये आरआरबी में नहीं आएगी, आपको एसएससी जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएससी जेई का ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, है ना, टीम ने वही बना के दिया होगा मुझे। चलो एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया, और आर कितना? डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लो सबको, और स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है? लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2। सबको मीटर में चेंज जरूर करना। क्यों करना है सर मीटर में चेंज? क्योंकि ये म्यू होता है ना, हेनरी पर मीटर होता है, तो सारी कोशिश करा करो कैलकुलेशन में सारी चीजें मीटर में लेके आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े अगर हम लोग, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना देखो बहुत आसान है। 1000 का स्क्वायर तो 10⁻3 तो ये है, उसका स्क्वायर 10⁻6, तो 6 तो ये 0 करके ये -7 को कैंसिल करके सिर्फ 1 बचा देगा, +6 -7 मतलब माइनस का 1 बचा, चलो कैंसिल हो गया। अब देखो एक चीज और बताऊं, पाई इंटू पाई, पाई और पाई का जब भी पाई स्क्वायर हो जाए या फिर पाई इंटू पाई हो जाए, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो आप,
करके देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 10 ये बन जाएगा पाई इंटू पाई कितना 10 बन जाएगा 10 टू पावर माइनस, तो ये -1 इसको बैलेंस कर गया। अब देखो आपके पास क्या क्या बचा है, आपके पास यहाँ पे 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 बचा है, इंटू 10 टू द पावर -4 बचा है, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 टू द पावर -2 बचा है। इतना चीज बचा है, इसको भी और कैंसिल कर देता हूं मैं, ये 2 बना देता हूं, है ना, बैलेंस हो गया। 10 टू द पावर ये क्या है 1, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं एक काम करते हैं 2 दूनी 4 और ये 15 बन जाएगा, ठीक है ना, 15 बन गया। चलो 15 बन गया, तो अब यहां पर देखें ये हट गया, तो 15 एकम 15 15 एकम 15 0 बन गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां पे 2 इंटू 1.5 और ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा, ये कितना 2 था ना, -3 बन गया, ठीक है। अब देखो अब अपना एनर्जी चलते हैं, एनर्जी इक्वल टू कितना था हाफ LI², हाफ L कितना है, L है हमारा 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू I, करंट कितना है, करंट है 10 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये भी चले गया, कितना 2 बैलेंस हो गया, तो एक बचा है, इसका मतलब ये हो गया 0.15 जूल, 0.15 जूल, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, वैसे सही होगा, है ना, कैलकुलेटर में करके क्रॉस चेक कर लेना संतुष्टि के लिए। तो आप देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बट आप थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ आरआरबी जेईई में थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह के क्वेश्चन, या अदर एसएससी जेईई में है, बट अदर स्टेट के जेईई में थोड़ा सा मुश्किल है, बट एसएससी जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज, तो परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, परमेबिलिटी की यूनिट होती है सर म्यू इक्वल टू हेनरी पर मीटर। क्या होती है हेनरी पर मीटर, तो सर हेनरी पर मीटर तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ तो वेबर में कुछ दे रखा है, हेनरी में तो दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब है इसका कहीं और यूनिट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना सकते हो, मीटर को तो कुछ नहीं बना सकते, मीटर तो मीटर ही रहेगा, बट यहां पर H को हम क्या लिख सकते हैं, H को लिख सकते हैं एम्पेयर टन्स पर मीटर लिख सकते हैं। तो जब इसको यहां पे पुट करेंगे तो देखो एम्पेयर टन्स पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट ये भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, एम्पेयर टन्स पर मीटर तो है बट एम्पेयर टन्स पर मीटर स्क्वायर तो नहीं है। एम्पेयर टन्स पर मीटर तो भाई हेनरी होता है, मतलब H होता है, हेनरी क्या, सॉरी H होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मैं कहीं H देख के हेनरी बोल दूं तो थोड़ा देख लेना ना, इससे पहले कभी बोल दिया हो तो। H फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, हेनरी नहीं। H को एम्पेयर टन्स मीटर लिखा तो यहां पे पुट किया, तो यहां से भी बात नहीं बन रही, एम्पेयर टन्स पर मीटर स्क्वायर आ रहा है और ऑप्शन में भी नजर नहीं आ रहा हमें। इसका मतलब है कि म्यू को और किसी सेंस में हमें देखना पड़ेगा। और कहां पे देखा आपने म्यू का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे वेबर 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 3 जगह दिख रहा, वेबर मतलब फ्लक्स, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है, तो यहाँ पे B इक्वल टू म्यू H भी तो आपने देखा है, तो म्यू इक्वल टू B डिवाइडेड बाई H, तो यहां से ये कितना होता है, ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय H कितना होता है, एम्पेयर टन्स पर मीटर, तो यहां से कुछ बात बन रही है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय एम्पेयर, ठीक है। तो यहां से मीटर मीटर कैंसल, तो बढ़िया बन गया वेबर डिवाइडेड बाय एम्पेयर टन्स मीटर, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चीजों आप बेसिक्स पे जाइए, जो आपने बेसिक्स में सीखा है उसी को करते हुए आप लेके आ जाएंगे। और ये मैं कराने का तरीका भी ऐसे में चाहता था डायरेक्ट पे रटवा देता, बट आपको सोचने में मजबूर सिखाना है आपको, भाई क्वेश्चन तो आज नहीं तो कल कर ही लोगे, बट आपको किस तरीके से डील करना है, अप्रोच सिखाना है कि क्वेश्चन को कैसे ले जाते हैं हम लोग, जो हमने थ्योरी पढ़ा है उस पर किस तरीके से ट्रैक करना है। भाई इसी चीज के लिए तो आप पैसे दे रहे हो, है ना, इसी चीज यही चीज सीखना है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन तो कहीं भी कर लोगे। आपको अप्रोच सीखना है ना कि आपका काम बचे, उसी स्किल का, उसी हमारी ये जो मेहनत है इसी का आप पे कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, बहुत ही आसान है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार नहीं तो 2017 में एसएससी में पूछा गया है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब वेबर, सिंपल, डेंसिटी इंटेंसिटी कुछ लिखेगा तो सोचेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो दो चीजें ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो अलग डायरेक्शन में सोचना है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन दो शब्दों तक तो हमें फाई तक ही रहना है, क्योंकि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, तो बताना जरूरी ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फ्लक्स की बात है, फाई की बात मतलब वेबर में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एट दिस नोट हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं और मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास का वीडियो भी हो गया होगा। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है इसमें, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में करेंगे, तो अलग अलग लेक्चर के फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।